हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन, विकास। और यहाँ से हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अब टारगेट है क्लास 12 के बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबर लाने के, क्योंकि एग्ज़ाम में भी बहुत कम टाइम रह चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 6 में इवोल्यूशन के बारे में। इससे पहले जो है हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है दिया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी प्रकार की जातियों एवं प्रजातियों के विकास को प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होता है। किसी प्रजाति की बात कर लेंगे तो उसकी जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है वह एक पॉइंट से शुरू होती है, एक बिंदु से शुरू होती है और धीरे धीरे वो अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में फैल जाती है। विकास में इसी प्रक्रम को अनुकूलन विकिरण के कहते हैं। जैसे अष्टदियाई अपरास्तनी को छोड़ करके सभी इसके उदाहरण हैं। कहने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है एक बिंदु से शुरू होती है और धीरे धीरे हम इसको क्या कर सकते हैं, विकास कर लेते हैं। क्योंकि जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमारी पढ़ाई की शुरुआत जो होती है शून्य से होती है और शून्य से होकर के जो होती है हम एक विशिष्ट की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे एक और हम पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपका होमोलॉजियस ऑर्गन समजात अंग। होमोलॉजियस ऑर्गन समजात अंग, ये समजात अंग होते क्या? तो जात मतलब हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं। जात मतलब ये समझिए जन्म लेने के लिए, और सब मतलब बराबर। मतलब कह सकते हैं कि रचना में उत्पत्ति में समान होंगे। रचना में उत्पत्ति में क्या होंगे? समान होंगे। जो समजात अंग है वह जात मतलब उत्पन्न, तो जो सम मतलब बराबर होता है, तो जो रचना एवं उत्पत्ति में समान तो होंगे लेकिन उनके कार्य के आधार पर क्या होंगे? भिन्न होंगे। मनुष्य के हाथ और घोड़े की अंगुली टांग। देखिए, मनुष्य के हाथ हर चीज कर सकता है, लेकिन घोड़े की अंगुली टांग दौड़ने में, चमगादड़ के पंख उड़ने में, हालांकि वह भी क्या है? हाथी के रूप में वर्क कर रहा है। वैसे आता है समरूप। अब देखिए, समजात मतलब उत्पत्ति में समान थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं समरूप। समरूप का मतलब ऐसा है एनालॉगियस ऑर्गन जो है, ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होंगे, एक दूसरे के विपरीत है परंतु समान कार्य होगा। जैसे तितली एवं चमगादड़ के पंख, दोनों का क्या क्या है? उड़ने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं मिलर का प्रयोग। जो डार्विन थे, डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या बढ़ने पर पादपों जंतुओं में संघर्ष होता है। कोई भी चीज़ की जनसंख्या बढ़ती है तो उसमें क्या होगी? संघर्ष होगा, पानी की होड़ होगी, ठीक है, प्रतिद्वंद्वता होगी, कंपटीशन होगा। तब प्रकृति द्वारा योग्यतम का चयन होता है। जैसे मान के चलिए क्या है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैकेंसी की सीट उतनी ही आ रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो पानी की होड़ बनी हुई है। तो पानी की होड़ बनी हुई तो उसमें क्या होगा? जो योग्यतम होगा, जो इंटेलिजेंस होता है, जो बहुत बुद्धिमान होता है, जो टाइम मैनेजमेंट करता है, उसी का क्या होता है? चयन होता है। तो वैसे ही पादपों में हम जंतुओं में भी क्या होता है? संघर्ष होता है। ये डार्विन ने निष्कर्ष निकाला। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा। प्रकृति के द्वारा चयन जातियों का विकास डार्विनवाद का सिद्धांत था। प्रकृति चयन द्वारा जातियों का विकास किसका सिद्धांत था? डार्विनवाद का सिद्धांत था। डार्विन ने सन 1859 में जातियों की उत्पत्ति ऑर्गन ऑफ स्पाइसेस नामक शोध पत्र निकाला, जिसमें वैज्ञानिक वेलेस भी शामिल थे। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। देखिए, जो जीन्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, जीन्स गुणसूत्र में पाया जाने वाले जो डीएनए होता है उसमें एक विशेष कोड होता है, ठीक है, तो जो एक विशेष कार्य का संपादन करते हैं। जीन्स के रासायनिक एवं भौतिक संरचनाओं में परिवर्तन ही उत्परिवर्तन का कारण बढ़ता है। यदि भौतिक मतलब फिजिकली एंड केमिकली रूप से, रासायनिक रूप से यदि परिवर्तन हो गया, संरचना में इधर से उधर हो गया,
तो वही क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अनेक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जीव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक भी हो सकते हैं। तो उत्परिवर्तन, जैसे मान लीजिए रेप्टाइल में, रेंगने वाले में सर्प भी आता है, मगरमच्छ भी आता है, छिपकली भी आती है। तो ये क्या है, रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत है। तो रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत है तो कहीं ना कहीं इनमें क्या है, जीन परिवर्तन है, और इन्हीं जीन परिवर्तन की वजह से क्या हुआ है, इनमें उत्परिवर्तन हुआ है जो एक दूसरे से भिन्नता को बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन क्या है, तो जब किसी जीव के गुणसूत्र के डीएनए कोड में रासायनिक और भौतिक रूप से परिवर्तन हो जाता है, तो परिवर्तन के कारण एक नई जाति, एक नई संरचना, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है, यूक्रोमैटिन से या हेट्रोक्रोमैटिन से, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है हेट्रोक्रोमैटिन से होता है। देखिए, गुणसूत्रों का निर्माण यूक्रोमैटिन एवं हेट्रो दोनों से होता है। ये मोती के रूप में जीन्स पर लगे होते हैं। तो यूक्रोमैटिन एवं हेट्रोक्रोमैटिन दोनों से हो रहा है, बट ये मोती के रूप में क्या होते हैं, जीन्स पर लगे होते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम ए तथा बी दोनों करेंगे, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डार्विनवाद ने किया था, ठीक है ना, डार्विन ने प्रतिपादित किया था, ये ध्यान रखेंगे। ये भी ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन है, गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजी या, तो आधुनिक मानव की बात कर रहा है, एक मानव और एक आधुनिक मानव। तो यहाँ पे जो है उस समय दिया जाता है चिंपैंजी का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन है, तो आधुनिक मानव का निकट संबंधी गिब्बन है, मानव सदृश लघुत्तम कपी गिब्बन है, लेकिन आपको जो है लगाना आंसर जो होगा वह चिंपैंजी होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर जो बच्चों कभी कभी यहाँ पे समीकरण एक पूछ देता है कि चर घातांक की वृद्धि समीकरण को लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे चर घातांक की वृद्धि समीकरण क्या हो, dn/dt = πn, dn/dt = πn, और ये जो होता है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि समजात एवं समरूपता में क्या अंतर होती है, समजात एवं समरूपता में क्या अंतर होती है। यहाँ पे दे दिया है होमोलॉजियस एंड एनोलॉजियस। तो देखिए, हम कह सकते हैं क्या होता है अंतर, ये रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं। यहाँ पे देखिए, रचना एवं उत्पत्ति में अलग होते हैं, पहला अंतर हो गया। दूसरा, कार्य में बाह्य रचना से भिन्न होते हैं, कार्य में बाह्य रचना से भिन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि समान कार्य प्रदर्शित करते हैं, ये भिन्न कार्य प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांग, और यहाँ पे हम कह सकते हैं तितली एवं चमगादड़ के हाथ। तो समजात अंग क्या होते हैं, कार्य एवं उत्पत्ति में समान। समरूप क्या होता है, कार्य एवं उत्पत्ति में भिन्न होता है। ये क्या होते हैं, बाह्य रूप से रचना में भिन्न होते हैं, और ये जो होता है समान होता है, ठीक है ना। तो दोनों समान कार्य करते हैं, ध्यान रखना होगा आपको, यही 2 अंतर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन गैसों का उपयोग किया था। तो स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया NH3, मेथन CH4 एंड H2O जल वाष्प गैसों का उपयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विकास किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2019 के FW कोड में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखें। दिया कि जैव विकास, तो जैव विकास कैसे होता है, किसी भी चीज में क्रमिक परिवर्तन, जैसे इंसान होता है। अब देखिए, एक बच्चे में परिवर्तन कैसे होता है, छोटा बच्चा होता है भ्रूण, बढ़ते बढ़ते घर में पलता है, फिर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जो होता है खींचते हुए, फिर जो होता है हाथों पैरों को बल चलता है, फिर कुछ दिनों के बाद खड़े होकर चलने लगता है। तो ये क्या है, एक क्रमिक विकास होता है। तो जैव विकास क्या है, जीवों में क्रमिक परिवर्तन का परिणाम है। इवोल्यूशन शब्द का अर्थ है ग्रेजुअली डेवलपमेंट, मतलब सरल जीवों के क्रमिक परिवर्तन द्वारा आधुनिक जीवों का संभव निर्माण जैव विकास कहलाता है। यह बहुत धीमी एवं लंबी प्रक्रिया होती है। जैव विकास की बात कर लेंगे तो ये अपने अपने मत प्रस्तुत किए गए हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जा चुका है। तो जैव विकास क्या है, जीवों में क्रमिक परिवर्तन है। देखिए, क्वेश्चन और पूछा गया है 2023 में, दिया है कि आणविक जीव सिद्धांत के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। फ्रांसिस क्रिक ने आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि आनुवांशिक सूचनाओं का DNA में mRNA व इससे प्रोटीन की तरफ एक दिशीय बहाव होता है।
फ्रांसिस क्रिक ने क्या बताया कि जो आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है, कि इस सिद्धांत के अनुसार जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती है, जो भी मैसेंजर करने का काम करती है, वो डीएनए से एमआरएनए, क्योंकि इसका प्रतिक्रियन होता है, तो डीएनए से एमआरएनए वो इससे प्रोटीन की तरफ एक दिशीय बहाव हो जाता है, एक दिशा में परिवर्तित हो जाती है, और इसी को हम आणविक जीवन का मूल सिद्धांत कहते हैं। उत्परिवर्तन क्या है, मैं बता दिया हूँ कि जीन्स में क्या होता है, गुणसूत्र में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने के बाद एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। एक और जो है क्वेश्चन बनता है कि हार्डी वेनबर्ग का नियम क्या है, स्पष्ट करने की बात है। 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए 1908 ईस्वी में G.H. हार्डी एवं वेनबर्ग ने इस बात की पुष्टि की कि बड़ी मेंडेलियन समष्टियों विभिन्न जीव की आवृत्ति स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी अस्थायी मतलब समान रहती है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन उत्परिवर्तन नहीं होता। मतलब हार्डी वेनबर्ग ने क्या कहा कि जिनकी आवृत्ति जो होती है वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, समान रहती है, और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इनमें प्राकृतिक चयन नहीं हो पाता है, और इसी को हार्डी वेनबर्ग संतुलन कहा गया। हार्डी वेनबर्ग संतुलन क्या है कि जिनमें परिवर्तन लगातार नहीं होता है, जो अस्थायी रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इस घटना को हम हार्डी वेनबर्ग संतुलन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी चीज़ को हार्डी वेनबर्ग ने क्या किया कि गणितीय रूप से नियम प्रस्तुत किया। अब देखते हैं गणितीय रूप से नियम प्रस्तुत किया गया। उन्होंने क्या किया कि अपने मत को गणितीय रूप देकर के समझाया कि किसी भी आबादी मतलब जो समष्टि है आबादी के सभी सदस्यों के सभी आनुवांशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी सभी जीन सामूहिक रूप से समष्टि के जीन पूल का निर्माण करते हैं। जीन पूल क्या है, जितनी भी आबादी है उनकी एक स्ट्रक्चर, जो आबादी है समष्टि है, उनके जो जीन है, जो आनुवांशिक लक्षण है, जेनेटिक्स जो लक्षण होते हैं, वो उत्तरदायी सभी जीन सामूहिक रूप से क्या करते हैं, आबादी का जीन पूल निर्माण करते हैं। किसी बड़ी समष्टि के जीन पूल में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उन्हें प्रभावित करने वाले कारक जैसे जीनी अपवहन, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण आदि से प्रभावित न हो। कहने का मतलब क्या है कि एक बड़ी आबादी है और उस बड़ी आबादी में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उसको बाह्य रूप से कोई परिवर्तन ना करे। ठीक, मान के चलिए जैसे क्या होगा कि जैसे अफ्रीकन है, काले लोग, अब उनका जो है एक बड़ी आबादी है और उनमें कोई उत्परिवर्तन नहीं हो रहा है। रीजन क्या होगा, जब बाह्य कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात किसी गोरे या किसी अन्य लोगों के साथ जो है वो लोग संबंध ना बनाए, तो उसमें क्या होगा कि वैसे ही आबादी चलती रहेगी। लेकिन जैसे वो उनका संबंध, उनकी शादी जो होगी कि गोरे लोगों से होने लगेगी, तो उनमें क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वही उत्परिवर्तन बनेगा और प्राकृतिक वर्ण भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जीन पूल को समझाया गया कि यदि किसी समष्टि के जीन पूल में एक जीन जोड़े को कैपिटल ए स्मॉल ए माना जाए, जिसमें जीन प्रभावी ए तथा अप्रभावी जीन क्या है, ए है, तो आवृत्ति क्रम से पी एवं क्यू है, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 और पी प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब जीन प्रारूप आवृत्ति है। तो दोनों का यदि वर्क करके जोड़ दिया जाए इसका, तो क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत को ही समीकरण 1 और इक्वेशन 2 से देखा जाए कि उत्परिवर्तन नहीं होता है, तो यह समष्टि संतुलित होती है और यही विकास दर 0 होता है। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत क्या है एवं प्रतिपादन किया गया, इसका महत्वपूर्ण स्पष्ट कीजिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, जीन की रासायनिक संरचना में अकस्मात परिवर्तन, जीन की रासायनिक संरचना में, भौतिक संरचना में क्या होगा, अचानक परिवर्तन जब होता है तो उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उसी परिवर्तन के फल जीन की बदली हुई संरचना जिसकी लक्षण अगली पीढ़ी की संतानों पर लक्षित हो जाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाता है। तो मैंने बताया कि अचानक जीन परिवर्तन में क्या होगा, रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाएगी और इसी घटना को हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कहेंगे। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत में देखिए, जैसे मान लीजिए चलिए कि जैसे आजकल के सिचुएशन में क्या है कि जीन परिवर्तन के लक्षण को यदि देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के, जैसे कहीं कहीं अचानक सुनने को मिलता है किसी बच्चे की, ठीक ना, आंखें जो है सिर पे निकल आई है, तो कोई जैसे एलियन की तरफ हो जाता है, तो वो क्या है, जीन परिवर्तन ही है। जैव विकास को समझने के लिए हॉलैंड के प्राकृतिक वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज जो है 1848 से 1935 ने आइनोथेरा लैम
क्रियाना नाम पौधे की दो एक अलग अलग प्रजाति देखी, उनमें क्या क्या लंबाई, रंग, आकृति में भिन्नता थी। उन्होंने पाया, जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि पीढ़ी में अलग अलग विभिन्नताएं वंशागत होती रही थी और इन नए लक्षणों को उन्होंने उत्परिवर्तन नाम दे दिया। मतलब क्या किया, उन्होंने पौधा लिया, उनके रंग, लंबाई, आकृति में परिवर्तन देखा, लेकिन जब पीढ़ी दर पीढ़ी कराया तो इसी चीज़ को देखा कि वह एक ही थी, लेकिन आगे चल करके वंशागत होने की वजह से इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। आइए देखते हैं कि उत्परिवर्तन के जैव विकास का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। देखिए, उत्परिवर्तन के कारण जीवों में उत्पन्न नए लक्षण अचानक एवं कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। एक जाति से मिलती जुलती जातियाँ उत्पन्न हो जाती है। कई जातियाँ मैंने जैसे बतलाया कि रेप्टाइल के अंतर्गत सर्प है, और मगरमच्छ है, घड़ियाल है, आपका फिर जो है छिपकली है, ठीक ना, गिरगिट है। तो ये सब क्या है, एक ही प्रजाति से मिलती हुई जातियाँ हैं और ये अनेक उत्पन्न हो जाती है। उत्परिवर्तन का ज्ञान होने पर कृत्रिम उत्परिवर्तन के द्वारा नई प्रजातियों का विकास किया गया। कोल्चिसिन रसायन से जीनिया गामा किरणों की सहायता से सुनेरा, सरबती गेहूं की प्रजाति अलग अलग हुई। इधर कहा है कि ड्रायोपिथिक्स तथा रामपिथिक्स के बारे में समझाइए। तो जब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रायोपिथिक्स क्या होते थे। ड्रायोपिथिक्स अफ्रीकान्स का जीवाश्म फॉसिल अफ्रीका एवं यूरोप के मायोसिन चट्टानों से लगभग 15 से 20 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ। ये अधिकांश लंगूर की तरह दिखते थे। जो ड्रायोपिथिक्स थे वो 15 से 20 लाख वर्ष पहले लंगूर की तरह दिखते थे। इनके पैर एवं हाथों की लंबाई लगभग समान होती थी। ये झुककर चलते थे। इनका मस्तिष्क एवं मुंह का पाल बड़ा होता था। ये वृक्षाश्रयी होते थे, मतलब वृक्ष पे ही रहा करते थे। पंजों के बल चलते थे तथा पौधों एवं फल को खाते थे। ठीक है, अभी कौन सा कम है, फिर अपने आप को हिस्ट्री को रिवीजन कर रहा है रील के चक्कर में। पौधे एवं फल को खाते थे, आज भी खाते हैं, फल को, पौधे को खाते हैं, जैसे साग हो गए, सब्जियां हो गई। उसके साथ ही साथ जो है ये मनुष्य, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि के पूर्वज कहलाते हैं। रामापिथिक्स क्या है, मायोसिन के अंतिम युग में ड्रायोपिथिक्स से रामापिथिक्स का जन्म हुआ। ड्रायोपिथिक्स के बाद किसका हुआ, रामापिथिक्स का। रामापिथिक्स का अर्थ क्या है कि रामा मतलब भारतीय संस्कृति के नायक एवं पिथिक्स मतलब लंगूर, अर्थात मनुष्य के उद्विकास का यह दूसरा क्षण माना जाता है। यह अंतिम मायोसिन से प्लायोसिन युग के अंतर्गत 14 से 15 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में रहे। यदि बात कर लें भारत की, तो भारत के शिवालिक की श्रेणियों से सन 1932 में एडवर्ड लुईस ने रामापिथिक्स की खोज की। रामापिथिक्स की खोज किसने की, ड्रायोपिथिक्स से के बाद रामापिथिक्स की हुआ खोज। और मनुष्य जो है किसका रहा, लंगूर, चिंपैंजी, इन सबके निकटतम रहा है। कुछ सीधे पैरों के बल चलते थे, मनुष्य की भांति दिखते थे एवं उभयचर पेड़ पर, जमीन दोनों पर रहा करते थे। इनके दांत एवं जबड़े मनुष्यों की भांति थे। ये फलों के अलावा बीज भी खाते थे। लगभग 7 से 8 लाख वर्ष पहले ये समाप्त हो गए थे। कौन, रामापिथिक्स भी थे। चलिए अब देखते हैं मानव उद्विकास का संबंध। मानव के उद्विकास पर निबंध लिखना है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, मानव का उद्विकास अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप में कुछ मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए। सबसे पहले देखा गया कि मानव जो है अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप में कुछ उसके जीवाश्म प्राप्त हुए। जीवाश्म प्राप्त होने के बाद देखा गया कि मायोसिन और प्लेटियोस्टीन काल में हुआ। प्लीस्टोयुग युग में क्या हुआ था कि युग मानव विकसित होने वाले लक्षण निम्नलिखित है। एक है ड्रायोपिथिक्स। ड्रायोपिथिक्स में मैंने बताया कि ड्रायोपिथिक्स जो थे ये अफ्रीकांस जीवाश्म के थे और लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पहले इनको जो है यह कहाँ देखे गए थे, तो यह जो थे पेड़ों पर रहते थे और पैर और हाथ दोनों थी लंबाई क्या थी, समान थी और झुककर चलते थे और मस्तिष्क और मुंह का क्या होता था, बड़ा होता था। ठीक है, तो ये मनुष्य, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि के पूर्वज थे। ये तो मैंने बता दिया था आपको पहले ही। उसके बाद क्या है कि रामापिथिक्स आया। तो रामापिथिक्स की उत्पत्ति जो हुई किससे हुई, तो ड्रायोपिथिक्स की वजह से हुई और यह 14 से 15 लाख वर्ष पहले देखा गया और हम कह सकते हैं कि यह मानव उद्विकास का दूसरा चरण था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको कि भारत की शिवालिक श्रेणी में लगभग 1932 में एडवर्ड लुईस ने रामापिथिक्स की खोज की थी और यह लगभग 7 से 8 लाख वर्ष पहले जो है समाप्त हो गए थे। ये क्या खाते थे, तो फल, पौधे तथा बीज भी खाते थे, जैसे अखरोट भी खाते थे। उसके बाद आता है तीसरा, मानव की बात करें
तो मानव का तीसरा चरण में आया जावा मानव। जावा मानव क्या था? इसका विकास जो है पूर्व तथा मध्य प्लीस्टोसीन में हुआ, लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इसका जीवाश्म जावा के त्रिनी स्थान से प्राप्त हुआ। इसका कपाल क्षमता जो थी 750 से 1000 घन सेंटीमीटर थी और ये अग्नि का प्रयोग करते थे। कौन? जावा मानव। होमो सेपियंस जो थे ये अग्नि का प्रयोग करते थे। उसके बाद जावा के बाद आ गया कौन? निएंडरथल मानव, होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस की उत्पत्ति की बात कर ले तो होमो सेपियंस की उत्पत्ति जो होती है लगभग, ठीक ना, लगभग इसका विकास जो है देखिए, इसका विकास जो है बात कर लेंगे कि इसका विकास जो हुआ वह विकास आपका हुआ किसके बाद? तो जावा मनुष्य के बाद हुआ। और साथ ही साथ जो है जीवाश्म जर्मनी से प्राप्त हुआ और 25,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए थे। इनकी कपाल क्षमता 1450 घन सेंटीमीटर थी, मनुष्य के समान थी। लंबाई 5 फुट 4 इंच लगभग थी। सबसे पहले स्व को दफनाने का प्रचलन इन्हीं से शुरू हुआ। किससे? निएंडरथल मानव से। निएंडरथल मानव से हुआ। ये वास्तविक मनुष्य थे जिनकी संस्कृति उत्पत्ति हुई थी और हथियार बनाना भी क्या करते थे? ये जानते थे। 5वें नंबर पे आया कौन? तो क्रो-मैग्नन मानव, होमो सेपियंस। ये 50,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे, 20,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए। जीवाश्म क्रो-मैग्नन पत्थरों के मैकग्रीकर ने प्राप्त किए गए थे। कपाल क्षमता 1660 घन सेंटीमीटर थी, जो कि आधुनिक मानव से भी अधिक थी। ठीक ना? क्रो-मैग्नन की प्रजाति निएंडरथल से विकसित हुई थी, सीधे मानव के पूर्वज माने जाते थे। कौन? क्रो-मैग्नन। इनका कपाल संकुचित था। संकुचित होने का मतलब क्या था? चेहरा चौड़ा था, इसमें गोल मस्तिष्क, सक्रिय नसिका, मोटे एवं चौड़े जबड़े होते थे और एक उभरी उठोड़ी हुई थी तथा पैर मुलायम होते थे और गुफा में रहने वाले शिकारी थे। यह प्रजाति मध्य पूर्व अफ्रीका तथा यूरोप में पाई जाती थी। उसके बाद आया आधुनिक मानव, होमो सेपियंस। ये लगभग 25,000 वर्ष से रहने वाली जाति है। इसके अंतर्गत निग्रोइड्स, कॉकेसाइड्स, मंगोलाइड्स, ऑस्ट्रेलाइड्स आदि प्रजातियां हैं। मतलब निग्रो, कॉकेसाइड्स, मंगोलियन, ऑस्ट्रेलॉइड्स, ऑस्ट्रेलियाई। इनकी औसत कपाल क्षमता जो है 1350 से लेकर के 1500 के बीच है। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम अत्यधिक विकसित होता है। ठीक ना? इसी की वजह से जो इतना काम करने की क्षमता, ठीक ना, इतनी टेक्नोलॉजी की क्षमता इसके पास विकसित होती है। आधुनिक मानव में अनेक अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जैसे जैव विकास के प्रमाण है, जैसे निमेषक पटल, अकलदाण, ठीक ना, शरीर पर बाल, पुच्छ, कशोरिकाएँ आदि। ये सब क्या है? अवशेषीय अंग के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। आधुनिक मानव सामाजिक जीवन जीता है। ये जंगलों को छोड़कर पक्के मकानों में रहते हैं। ये पालतू पशुओं को पालते हैं। दीर्घकालिक आयात एवं निर्यात के लिए भी करते रहते हैं।